टू ऑल स्टूडेंट। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे जो जीवो प्रजातियों के वर्गीकरण के बारे में मैंने आपसे बात की थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा लेक्चर। अगर आप लेक्चर ध्यान से सुनेंगे नहीं तो वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। चलो मैं एक बार आपको वहीं से ले चलता हूँ। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर यहाँ पे छोड़ा था कि जब कभी भी हम पहले लक्षणों को पहचानते हैं, मैंने जैसे कि हमने बेसिक लक्षण को पहचान लिया। बेसिक लक्षण जैसे कि एक जैसे कि हमने कुत्तों के बारे में सोचा तो कुत्ता एक अलग से लक्षण बन गया। बिल्लियों के बारे में सोचा कि म्याऊं म्याऊं करती है तो बिल्ली का एक ग्रुप बन गया। इंसान के बारे में सोचा कि इंसान है जो चलना जानता है, सोचना जानता है, तो एक अलग ग्रुप बन गया। शेर के बारे में ये दहाड़ता है और खा जाता है इंसान को, ये अलग ग्रुप बन गया। तो सबसे पहले हमने बेसिक जो आधारभूत ये जो लक्षण होते हैं पहले उनको पहचाना हमने। पहले लक्षणों को देखा, फिर हमने पहचाना, मतलब हमने सबसे पहले बेसिक लक्षणों को पहचाना। अब आपके सामने बहुत सारे ग्रुप बन गए। एक जैसे कि अलग से इंसान, एक मानव का ग्रुप बन गया, एक शेर का ग्रुप बन गया, एक पादप का ग्रुप बन गया, एक बिल्लियों का ग्रुप बन गया, एक कुत्तों का ग्रुप बन गया। अब उसके बाद में ये आपके मान के चलो ऐसे 5 ग्रुप आपके सामने बन गए। अब हम उन पाँचों ग्रुपों के सदस्यों के बीच में अब हम वर्गीकरण शुरू करते हैं। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलो कि आपके पास में एक बन गया, मान के चलो एक बन गया आपके पास में मानव का ग्रुप, एक बन गया आपके पास में कुत्तों का ग्रुप, एक बन गया आप में पौधों का ग्रुप। ओके, चलो अब हम केवल एक ही के बारे में बात करते हैं, मतलब जंतुओं के बारे में बात करते हैं। एक बन गया आपके सामने बिल्लियों का ग्रुप, एक बन गया आपके सामने शेर का ग्रुप। ठीक है, ये किसका है? ये मानव का है। ये किसका है? कुत्तों का ग्रुप है। ये किसका है? बिल्लियों का है। ये किसका? शेर का है। ये आपने अलग-अलग लक्षण के आधार पे कुछ पहचाने थे और उनको अलग-अलग वर्गीकृत कर दिया। अब हम वर्गीकरण में क्या करते हैं कि इसके और इसके बीच में लक्षण देखते हैं। एक मिनट। वर्गीकरण में अब क्या करते हैं, इसके और इसके बीच में लक्षण देखते हैं, इसके और इसके बीच में लक्षण देखते हैं, इसके और इसके बीच में लक्षण देखते हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हो कि हम इसके और इसके बीच में लक्षण देखते हैं, इसके और इसके बीच में लक्षण देखते हैं, इसके और इसके बीच में लक्षण देखते हैं। ऐसा करते हैं। मतलब जैसे कि इंसानों और शेर का क्या रिश्ता है? इंसान अलग थे, शेर अलग है, लेकिन क्या कोई ना कोई तो उसमें विकासवादी संबंध होगा। इंसानों और बिल्लियों का क्या रिश्ता है? कोई तो विकासवादी संबंध होगा। ठीक है, इंसानों और कुत्तों में क्या कोई विकासवादी संबंध है? कोई ना कोई तो होगा। अब मान के इंसानों और शेर और बिल्ली के बीच में विकासवादी संबंध है या नहीं है? बिल्कुल होता है, जब भी तो हम शेर को बिल्ली की मौसी कहते हैं। ऐसे नहीं बोला गया, इसमें विकासवादी संबंध होता है। आपका और सांप का भी रिश्ता है, आपका बिल्ली का भी रिश्ता है, आपका शेर का भी रिश्ता है, आपके साथ कुत्ते का भी रिश्ता है, आपके साथ हर जानवर का आपके साथ रिश्ता है। ठीक है, तो वर्गीकरण में हम विकासवादी संबंधों को, कोशिकाओं की संरचनाओं के आधार पे हम जो 2 वर्ग बन चुके हैं उन वर्गों के सदस्यों के बीच में अब हम वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता है और सबसे जो कठिन भाग होता है वो वर्गीकरण ही होता है। इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। और एक बार आपको वर्गीकरण हो गया, ठीक है, एक बार आपको वर्गीकरण हो गया, तो वर्गीकरण करने के बाद में एक बार आपका वर्गीकरण हो गया, तो वर्गीकरण करने के बाद में हम उसका नामांकन कर पाते हैं। ऐसे किसी का नामांकन नहीं कर दिया, सोलेनम, ट्यूबरोसम, लाइकोपर्सिकम, एस्टिकुलम, ओके, एलियम सीपा, होमो सेपियन। जैसे कि प्याज को हम एलियम सीपा कहते हैं, मानव को हम होमो सेपियन कहते हैं, टमाटर को हम लाइकोपर्सिकम एस्टिकुलम कहते हैं, ओके, और मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं, पोटैटो को हम सोलेनम ट्यूबरोसम कहते हैं। ऐसे नहीं रख दिया गया, इनका वर्गीकरण किया गया, उसके आधार पे उनके वंश को निकाला गया, उनकी जातियों को निकाला गया। और चूंकि नामांकन में 2 ही चीजें होती है, उसकी वंश होती है, उसकी जाति होती है, और उसमें रखा गया। जाति तो देखिए मैंने बताया था, जातियों का मेन एग्जिस्टेंस है, मेन अस्तित्व जातियों का ही है। वंश में तो बहुत सारी जातियां आती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए होमो सेपियन, सेपियन जाति है, होमो वंश है। तो उस अब लाइक जैसे कि कहने का मतलब है, अब जो सेपियन है ये एक प्रजाति है, लेकिन होमो के अंदर एक वंश है जिसके अंदर और भी बहुत सारी प्रजातियां आती हैं। इसके अंदर लाइक मानव भी आते हैं, इसके अंदर लाइक आपके बंदर भी आते हैं, और भी बहुत सारे बंदरों में भी बहुत सारे ऐसे वर्ग होते हैं जो होमो के अंदर आते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जब वर्गीकरण किया तब आप उसकी शब्दावली कर पाए। तो इसलिए जब भी हम किसी नई प्रजाति की पहचान करते हैं, तो पहचान करने के बाद में उसको वर्गीकरण करते हैं पहले, फिर उसके बाद में उसकी शब्दावली करते हैं। ऐसा नहीं, चलो आज मान के चलो आपको कोई, आप कभी समुद्र में गए और समुद्र के आसपास कोई आपको जानवर दिख गया, ठीक है, और आपने चलो आज इसका मैं नाम रख देता हूँ, आज से तेरा नाम ABCD। ऐसे नहीं कर सकते, पहले उसका वर्गीकरण करना पड़ेगा, और वर्गीकरण के बाद में ही उसका आप नाम रख सकते हो। ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको उसकी वंश को बताना है, उसकी जाति को बताना है। अब आता है वर्गीकी की श्रेणियां, ठीक है। सबसे पहले कैरोलस लिनियस, जिन्होंने सबसे पहले द्विपद नाम प्रणाली दिया था, द्विपद नाम प्रणाली इन्होंने दिए थे, और इनको आज आधुनिक वर्गीकरण का, आधुनिक जो वर्गीकरण है उनका जनक इनको माना जाता है। ठीक है,
आधुनिक वर्गीकरण का पिता इनको बोला जाता है। इन्होंने 7 टैक्सा दिए थे जिन्हें वर्ग की श्रेणियां कहा। मतलब इंसान जैसे कि जैसे कि मैं बात करूं जंतु जगत, पादप जगत, बैक्टीरिया जगत, ओके। अब आप सोचो जंतु जगत, जंतु जगत में इंसान से लेके, मतलब कहने का मतलब है मच्छर से लेके इंसान तक जो चीज आपको दिखाई देती है जंतु के रूप में, वो सब जंतु जगत के अंदर आती है। समझ में आया मेरी बात? कहने का मतलब है इंसान से लेके, आप जो इंसान सबसे ज्यादा विकसित प्राणी माना जाता है, सबसे कम विकसित प्राणी भी उस जंतु जगत के अंदर आता है। जो आपने देखा नहीं वो भी आता है। जंतु जगत में सब कुछ आता है, सारे जंतु जंतु जगत में आते हैं। चाहे आप सांप की बात करें, अजगर की बात करें, चीते की बात करें, शेर की बात करें, क्रोकोडाइल की बात करें, कॉकरोच की बात करें, मच्छर की बात करें, हर चीज जंतु के अंदर आती है। ठीक है, चाहे मछली की बात करो, किच की बात करो, वो सब जंतु के अंदर आती है। तो इन सभी जंतुओं, अब जैसे मान के चलो जंतु जगत की बात करता हूँ, तो जंतु जगत में सब कुछ आता है। तो इसका मतलब अगर आप जंतु जगत से आप तुलना करते हैं सबकी, तो मतलब हर एक जंतु के बीच में कोई ना कोई तो विकासवादी संबंध होगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि इंसान का, मानव का हर जंतु से कोई सबसे महत्वपूर्ण विकासवादी संबंध है, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं ना कि जो बिल्कुल पास पास वाले जंतु हैं उनको एक साथ कर दिए जाए, इतना तो कर सकते हैं ना। तो इसी विकासवादी संबंधों के आधार पे उन्होंने, कैरोलस लिनियस ने वर्ग की श्रेणियां दी, जिन्होंने 7 टैक्सा दिए। मान के चलो होमोसेपियन है, इंसान है, ठीक है, मैं हूं जैसे। अब मुझे अगर वर्गीकृत करना है, मेरे विकासवादी संबंध को देखना है, क्योंकि मैं जंतु जगत में आता हूँ। ठीक है, तो अब जंतु जगत में अगर मैं शुरू से लेके, मैं जंतु जगत से लेके अगर मैं मुझ पे आता हूँ, सोचिए जंतु जगत तो कितना बड़ा है और मैं छोटा सा हूँ। तो मैं जंतु जगत से लेके जब हम तुम मुझ पर आओगे, ठीक है, तो सोचिए बीच में कितने सारे जानवरों को क्रॉस करते हुए, जंतुओं को क्रॉस करते हुए, जंतुओं को पार करके मुझ तक पहुंचना पड़ेगा। तो आप जब जंतु जगत से मुझ पे आ रहे हो, ठीक है, तो जंतु जगत से मुझ पे आने से पहले आपको ना जाने कितनी श्रेणियों को, कितने जंतुओं को आपको वहां से पार करके मुझ तक पहुंच पाओगे। जंतु जगत सबसे बड़ा वर्गक हो गया और मैं छोटा सा वर्गक हूँ। अब जंतु जगत से मुझ पर आओगे तो न जाने कितने जंतुओं को आपको पार करना पड़ेगा। तो उस जब जंतुओं को आप पार करते हो, उसको हम वर्ग की श्रेणियां बोलते हैं। तो ऐसे जब इनको पार करके आ रहे हो ना, तो इनको वर्ग की श्रेणियां होती है। ऐसे 7 टैक्सा हैं जिनको जंतु जगत, मतलब जंतु जगत से मुझ पे पहुंचने के लिए आपको 7 टैक्सा पार करने पड़ेंगे, जब जाके आप मुझ पे पहुंच पाओगे। मैं वो दिखाता हूँ क्या है। सबसे पहला जगत, मतलब जंतु हो सकता है या फिर आप कह सकते हो पादप जगत हो सकता है, कोई भी। तो मतलब मैं मान के चलो एक जंतु जगत से तुम्हें मुझ पर तक पहुंचना है, तो सबसे पहले जंतु जगत, अब मैं जंतु हूं तो जंतु जगत से आऊंगा मैं, तो जंतु जगत से अब तक मुझसे पहुंचने तक, जंतु जगत में ना जाने खरबों जंतु हैं। अब खरबों जंतुओं से अगर मुझे चूज करना है, मुझे चयन करना है, तो मुझे कुछ श्रेणियों से, तुम्हें कुछ श्रेणियों से पास होना पड़ेगा। तो सबसे पहली श्रेणी तो जगत ही है। फिर उसके बाद में आपको संघ या भाग, भाग अलग अलग होते हैं। संघ हम लेते हैं जब जंतु जगत के लिए, और भाग हम लेते हैं पादप जगत के लिए, तो अलग अलग है। ठीक है, फिर उसके बाद में वर्ग आता है, फिर उसके बाद में गण आते हैं, फिर उसके बाद में कुल आता है, फिर उसकी कुल मतलब फैमिली होती है, फिर वंश आता है, फिर आपकी आती है जाति। तो मतलब मान के चलो मैं यहाँ हूँ, मान के चलो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं ऐसा अपनी फोटो बना देता हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तुम्हें जंतु जगत से मुझ पे आने के लिए तुम्हें इन सब के बारे में जानना पड़ेगा, जब जाके तुम किसी स्पेसिफिक, एक विशेष जंतु तक पहुंच सकते हो। तो मतलब अगर आप देखेंगे, मतलब अगर मैं उल्टा करूं, मुझे जाति से, मतलब मुझसे जंतु जगत की तरफ जाना है किसी को, मतलब इस तरीके से जाना है, तो मुझे वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, भाग सबके बारे में जानने के बाद में ही मैं जगत तक जा सकता हूँ। मतलब मुझे अपने, ये किसी प्रजाति के स्पेसिफिक होते हैं, मतलब ये प्रजातियों के स्पेसिफिक होते हैं, मतलब विशेषक होते हैं, प्रजाति विशेषक होते हैं, मतलब 7 वर्ग। मेरे वर्गक अलग है, किसी दूसरे जंतु के अलग हैं, हर किसी के वर्गक अलग अलग होते हैं। तो मुझे, मतलब मुझे अपने वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ से होते हुए जगत तक पहुंच सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है उच्चतर, मतलब मैं जाति से जगत की तरफ जाऊंगा तो उच्चतर भाग होता है, और जब मैं जगत से जाति तरफ आऊंगा तो ये निम्न स्तर होता है।
ये ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है कि अगर एक जाति से, एक इंसान से आपको जंतु जगत तक पहुँचना है, तो आपको बहुत सारी बाधाएँ आपको पार करनी पड़ेंगी। वो बाधाएँ क्या? श्रेणियाँ हैं। अब जैसे कि आप देखो, जाति और वंश, ठीक है? आप जाति है, तो इस वंश के अंदर बहुत सारी जातियाँ आती हैं। कुल की बात करें तो कुल के अंदर बहुत सारे वंश आते हैं। गण की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे कुल आते हैं। वर्ग की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे गण आते हैं। संघ की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे वर्ग आते हैं। जगत की बात करें तो बहुत सारे संघ आते हैं। समझ में आया? मतलब जाति से जगत तक पहुँचने के लिए आपको इन सब के बारे में जानना पड़ेगा, लेकिन ये प्रजाति विशेषक होते हैं। अगर आप सबके लिए एक संघ नहीं होगा, सबका एक वर्गक नहीं होगा, सबका एक गण नहीं होगा, सबका एक कुल नहीं होगा। हाँ, कुछ के मिक्स, कुछ के होंगे, कुछ के अलग-अलग होंगे, वो आपको मैं एग्ज़ाम्पल से समझा दूँगा, उसकी चिंता वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? तो ऐसे कारोलस लिनियस ने ऐसे 7 वर्गक दिए, उस 7 वर्गक में जंतुओं को भाग में विभाजित किया। तो ये 7 वर्गक क्या बताते हैं? किसी भी एक विशेष जंतु के विकासवादी संबंध को बताते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ, अगर तुम मुझे यहाँ पे रख रहे हो जाति को, तो मैं पूरे जगत में, मतलब हमारा संबंध किसी से भी हो सकता है। हमारा संबंध किसी से भी हो सकता है। जैसे कि मेरा संबंध साँप से भी होता है। क्यों? मैमल, ठीक है? मैमल्स होते हैं, उस मैमल्स भी सांप के अंदर, मतलब मैमल्स है एक तरह का वर्ग है। मैमल्स एक तरह का वर्ग है और उस मैमल्स के अंदर सांप भी आते हैं, ओके, उसके अंदर हाथी भी आता है, शेर भी आता है, चीता भी आता है और हम भी आते हैं। तो मतलब उस वर्ग के अंदर ना जाने कितने सारे जंतु हैं। तो विशेषताओं के आधार पे किसी भी एक विशेष विशेष जाति के लिए उसके वर्ग का निर्माण किया जाता है। ठीक है? जैसे अगर मैंने ये बुक से लिया है, तो जगत किंगडम है, वर्ग है, गण है, कुल है, वंश है, जाति है। मतलब जाति से जब आप ऊपर उठेंगे तो आपको इन सब को बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है? वर्गीकरण एक एकल चरण प्रक्रिया नहीं है कि आप वर्गीकरण ऐसे ही नहीं कर देते। वर्गीकरण के लिए आपको सारे 7 वर्गक के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन इसमें चरणों का पदानुक्रम शामिल है, जिसमें प्रत्येक चरण एक रैंक या श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है? मैंने आपको बताया था, जैसे कि मान के चलो कुत्ता, ठीक है? आप मान के चलो कुत्ता एक स्तनधारी है और स्तनधारी एक जंतु है। तो अगर आप एक कुत्ते को जाति में रखेंगे और आप एक स्तनधारी है, वो इसका वर्ग है और वर्ग एक जंतु है। ठीक है? तो मतलब एक कुत्ता भी एक वर्गक है और कुत्ता भी एक वर्गक है, वर्ग भी एक वर्गक है, वर्ग भी जो है उसका एक वर्गक है। मैं अगर यहाँ की बात करता हूँ, मान के चलो कुत्ते को आप यहाँ पे रखते हो जाति में, क्योंकि जाति का ये सत्व होता है। तो आप जाति में, अब मान के कुत्ते की जाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुत्ता भी एक वर्गक है। कुत्ता मैमस क्लास में या वर्ग में आता है, तो वो भी एक वर्गक है। और जंतु जगत में सारे आते हैं, तो वो भी एक वर्गक है। तो मतलब हर एक चीज वर्गक है। हाँ, बस इतना है, ये छोटा वर्गक है, ये उससे थोड़ा बड़ा वर्गक है, ये उससे 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 बड़ा वर्गक है, ये सबसे बड़ा वर्गक है। इतना ही फर्क है, लेकिन सारी एक वर्गक है, जिससे कि ये निम्न स्तर का है, ये थोड़ा ऊंचे स्तर का है, ये थोड़े और उच्च स्तर का है, ये और स्तर का है, ये सबसे बड़ा स्तर का, ये इतना ही फर्क होता है। क्योंकि श्रेणियां समग्र वर्गीकरण व्यवस्था का एक हिस्सा है, इसलिए इसे वर्गीक श्रेणी कहा जाता है। मतलब जो श्रेणियां होती हैं, एक वर्गीकरण व्यवस्था का एक हिस्सा है। जैसे कि आप जाति है, प्रजाति है, संघ है, वर्गक है, ये सारी एक श्रेणियों का एक हिस्सा है, इसलिए इसे वर्गीकी श्रेणी कहा जाता है। मतलब पूरी एक समग्र वर्गीकरण व्यवस्था है। जैसे कि अगर आपकी बात करें, तो आपका एक पूरा एक समग्र वर्गीकरण है इसमें अंदर। इसके अंदर अगर अगर आप अपने आप को यहाँ रखते हैं, जाति में अपने बारे में बात करते हैं, तो वर्ग आपके अंदर आप मैमल्स में आते हैं। तो मैमल्स में कितने सारे जानवर आते हैं। तो इसी तरीके से हमने कुछ विशेषताओं के आधार पे ये सब इस तरह से स्तर बनाए हुए हैं। तो ये बताता है कि हमारा रिश्ता हर एक जंतु कहीं ना कहीं से किसी ना किसी जंतु के साथ में है। ठीक है? इसलिए ये सारे ये पूरी एक व्यवस्था है, एक समग्रीकरण व्यवस्था है ये। और हर एक व्यवस्था एक विशेषता को एक संघ को बताती है। सभी श्रेणियां एक वर्गीकी मतलब पदानुक्रम और वर्गीकी व्यवस्था का गठन करती है। ठीक है? अब समझने के लिए है जाति। वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानताएं होती हैं, उसमें उसे स्पीसीज कहते हैं। मैं एक बार इसको स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। अब ध्यान से पढ़िएगा बेटा। सबसे पहले जाति के बारे में पढ़ रहे हैं।
वर्गी के अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानताएं होती है उसे स्पीसीज कहते हैं या जाति कहते हैं। मतलब अब यह मौलिक समानताएं कौन सी समानता है, यहाँ पे मतलब वो प्रजनन की क्षमता होने वाली होनी चाहिए। जो प्रजनन की क्षमता जिसमें होती है वो उसको हम स्पीसीज कहते हैं। जैसे कि मानव में बात करें, नर और मादा दोनों में प्रजनन क्षमता, दोनों प्रजनन कर सकते हैं, तो उनको हम एक ही स्पीसीज के अंदर रखते हैं। ठीक है, हम किसी भी स्पीसीज को उससे समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उसके आकारीय विभिन्नताओं के आधार पे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम उसके लिए जैसे कि आप आकारीय विभिन्नताओं के आधार पे उसको अलग कर सकते हो, लेकिन आकारीय विभिन्नताओं से भी सब इसमें एक लाइन लिखी हुई नहीं है, ये मैंने आपकी बुक से लिया था, लेकिन ये बताने के लिए मैंने बुक से लिया। आकारीय विभिन्नताएं काफ़ी नहीं है, प्रजनन विभिन्नताएं भी होनी चाहिए, जिसमें लिखी नहीं है वो आप जरूर लिखिएगा। मैंने इसलिए इसको लिया ताकि आपको बता दूं उसमें गलती क्या है। कार्य विभिन्नताएं काफ़ी नहीं होती, प्रजनन विभिन्नताएं भी होनी चाहिए। ठीक है, हम उसके लिए जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, पैंथेरोलियर के उदाहरण लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो जाति देखिए। जैसे अगर आप बात करें इंडिका, ये जाति है, ट्यूबरोसम ये ट्यूबरोसम ये एक जाति है। ठीक है, लियो एक जाति है। ठीक है, जबकि पहले शब्द मैंजीफेरा इसके बारे में बात कर रहे हैं, सोलेनम ओके और पैंथेरा वंश के नाम है। तो ये टैक्सा अथवा संवर्ग का भी एक निरूपण करते हैं। मतलब ये जैसे देखिए, इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो एक वर्ग है, मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा ये भी एक वर्ग है। तो अलग अलग वर्ग है, एक जाति के वर्ग को बताता है, एक वंश के वर्ग को बताता है। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जातियां आ सकती हैं। जैसे कि एक वर्ग के एक वंश के अंदर एक से अधिक जातियां आ सकती हैं, जो विभिन्न जीवों में आकारीय गुण समान होते हैं। मतलब बहुत सारे मतलब विभिन्न जीवों में आकारीय गुण समान को दिखाते हैं। मतलब ये आकारीय गुणों के आधार पे या बहुत सारे कुछ अदर गुणों के आधार पे। हाँ, अब वंश में जातियों को आप इंक्लूड कर सकते हैं, जातियां अलग अलग हैं, लेकिन एक ही वंश में आप आकारीय गुण के आधार पे जातियों को एक कर सकते हो। लेकिन एक ही जाति के अंदर दो सदस्यों को अगर रखना है तो उसमें प्रजनन की क्षमता एक जैसी हो, प्रजनन की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि हम अपने साथ में शेर को रख नहीं सकते क्योंकि हमारी प्रजनन क्षमता नहीं मैच करती। आप नर और मादा, ये एक ही आप मानव ग्रुप के अंदर, मानव जाति के अंदर नर और मादा आ सकते हैं क्योंकि दोनों की प्रजनन क्षमता है। उदाहरण के लिए पैंथेरा में एक जाति, जैसे कि पैंथर, इसमें एक जाति संकेत शब्द है टिग्रिस। ठीक है, जैसे कि पैंथेरा में जो बात करते हैं इसके अंदर एक जाति शब्द है टिग्रिस। सोलेनम वंश के अंदर नाइग्री, मेलंजना आते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बात करें पैंथर के अंदर एक जाति शब्द है टिग्रिस। जैसे कि पैंथेरा लियो है, ऐसा पैंथेरा टिग्रिस होता है। ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस हम बोलते हैं लियोपार्ड को। ठीक है, अब पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा लियो, अब देखिए ये एक ही वंश के हैं। पैंथेरा लियो शेर को दिखाता है, पैंथेरा टिग्रिस ये दिखाता है आपके लियोपार्ड को। लियोपार्ड सुना होगा आपने, लियोपार्ड। तो पैंथेरा सेम है, मतलब वंश इन दोनों का सेम है। हाँ, जाति अलग अलग है, शेर अलग है, लियोपार्ड अलग है, टाइगर अलग है। सोलेनम वंश के अंदर नाइग्रीम एंड मेलंजुना आते हैं। सोलेनम वंश जैसे क्या, सोलेनम के अंदर आते हैं। जैसे कि आप सोलेनम के अंदर वंश के अंदर नाइग्रीम एंड मेलंजुना, मतलब सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रीम, सोलेनम मेलंजुना। ठीक है, मैंने ये बैंगन का नाम है सोलेनम मेलंजुना। तो अब देखिए सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलंजुना क्या बताते हैं कि इसका वंश सोलेनम है लेकिन जातियां अलग अलग है। तो एक ही वंश के अंदर बहुत सारी जातियां आ सकती हैं। मानव की जाति सेपियन है जो होमो वंश में आता है और इसलिए मानव का नाम होमोसेपियन है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? वंश, एक बार मुझे फिर से रुकना पड़ेगा। वंश की बात करते हैं। वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसपे स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए वंश के अंदर बहुत सारी जातियां होती हैं। मतलब जो समीपस्थ जातियां हैं, जैसे कि कहने का मतलब है शेर और मैंने बताया था लियोपार्ड, उनका एक ही वंश है। मतलब दोनों में बहुत समानताएं कैसे हैं, दोनों हिंसक हैं, दोनों हिंसक प्राणी हैं, दोनों ही नॉनवेज खाते हैं, दोनों मतलब इंसानों को मार के खाते हैं। ठीक है, हिंसक प्राणी है ये, तो इसलिए दोनों में समानता है, तो दोनों का वंश एक किया गया। तो उदाहरणार्थ आलू, टमाटर, बैंगन ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है। ठीक है, आलू, टमाटर, बैंगन ये सॉरी दोनों ने तीनों लिखा होना चाहिए था, लेकिन ये सोलेनम वंश के अंदर आती है। आलू है, टमाटर है, बैंगन है अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन आती किसके अंदर है? आती है बेटा, ये आती है आपके ये किसके अंदर आती है? ये आती है सोलेनम वंश के अंदर। तो दोनों में, तीनों में
तीनों अलग अलग प्रजातियां हैं लेकिन आती एक ही वंश के अंदर है, तो इसको सोलेनम वंश कहा गया। वैसे ही शेर, चीता, पैंथेरा टिग्रिस, शेर मैंने बताया था ना पैंथेरा लियो हमने देखा था, चीता पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस लियोपार्ड है। इसमें एक ही गुण है क्योंकि पैंथेरा वंश के अंदर आते हैं। ये वंश दूसरे वंश में आप जैसे कि पहले यहाँ तक समझिए, आप देखिए इसका वंश क्या पैंथर है, इसका वंश भी क्या पैंथर है, इसका वंश भी क्या पैंथर है। तो तीनों में एक ही समानता है पैंथर, एक ही वंश को बताते हैं ये पैंथर है। सबसे खास बात तो ये जातियां अलग अलग है, मैंने पहले बताया था कि शेर, चीता, लियोपार्ड सबकी जातियां अलग है बट उसके अंदर एक ही चीज सेम है, वह है उसका वंश। यह वंश दूसरे वंश फैलिस जिसमें बिल्ली आती है उससे भिन्न है। अब जैसे कि एक फैलिस जो बिल्ली होती है वो फैलिश वंश के अंदर आती है, तो फैलिस वंश अलग है, ठीक है, और पैंथेरा वंश अलग है। तो अब देखिए मतलब शेर और बिल्ली एक ही वंश में नहीं है लेकिन एक ही परिवार में आती है, ठीक है, इसलिए शेर को बिल्ली की मौसी कहा जाता है। अब विभिन्नताएं क्या है, शेर और बिल्ली दोनों अलग अलग वंश हैं, प्रजाति तो मतलब ही नहीं है लेकिन वंश भी इनका अलग है। वंश क्या है, बिल्ली का जो वंश है वो फैलिस है और जो शेर का जो वंश है वो है पैंथेरा। अब कुल की बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे ना, विभिन्नताएं बढ़ती जाएंगी और समानताएं कम होती जाएंगी, ठीक है। अब जैसे अगला संवर्ग आता है कुल, मतलब उसको टैक्सा बोल सकते हो, वर्गक बोल सकते हो या फिर संवर्ग बोल सकते हो। इसमें संबंधित वंश आते हैं, मतलब इसमें जैसे वंश, दो वंश के बीच में आपको जो समानताएं दिखाई दी उसको कुल मतलब परिवार के अंदर डाल दिया। अब हाँ, अब ध्यान रखना, एक परिवार के अंदर मान के चलो दो वंश आते हैं, एक वंश ये, एक ही वंश ये, तो इस वंश की जो जातियां हैं और इस वंश की जातियों के बीच में विभिन्नताएं बहुत होंगी इस बार, क्योंकि आपने अब दो वंश, आप एक परिवार के अंदर दो वंश डाल दिए, एक वंश ये, एक वंश ये। अब उस वंश के अंदर कुछ जातियां होंगी, इस वंश के अंदर कुछ जातियां होंगी, तो इस वंश की जाति और दूसरे वंश की जाति के बीच में बहुत सारी विभिन्नताएं आपको मिलेंगी। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे विभिन्नताएं बढ़ती जाएंगी। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानताएं प्रदर्शित करते हैं, होंगे ना, क्योंकि वंश की दो जातियों के बीच में समानताएं आपको ज्यादा मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप परिवार की बात करते हैं तो परिवार के अंदर दो वंश आते हैं, तो दो वंश की एक वंश की एक प्रजाति दूसरे वंश की दूसरी प्रजातियों के बीच में समानताएं आपको कम मिलेंगी। कुल के वर्गीकरण का आधार पोरों के कायिकी और जनन गुण है। मतलब कायिकी मतलब कहने का मतलब है उसके अंदर या तो होता है कायिकी गुण, मतलब कायिकी मतलब एक प्रजनन का भाग होता है जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, या फिर उसके अंदर या फिर लैंगिक गुण, लैंगिक प्रजनन, या फिर उसमें कह सकते हो कि उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक कायिकी गुण के आधार पे आप उसको सेम वंश में एक साथ डाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, पौधों में तीन वंश है, सोलेनम, पिटुओना और धतूरा। तीनों को सोलेनेसी फैमिली में रखा गया है, लेकिन इस वंश के अंदर आपके कौन कौन आते हैं, इस वंश के अंदर सोलेनम के अंदर आपका ध्यान रखना बैंगन भी आता है, आलू भी आता है, ठीक है, और टमाटर भी आता है, ठीक है, सॉरी टमाटर नहीं आता है, ओके। तो आप देखिए आलू और बैंगन और धतूरा, दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ना, बहुत कोई रिलेशन नहीं मैच कर रहा आपको, कोई समानता ही नहीं है, लेकिन एक ही समानता है कि सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, सोलेनेसी परिवार के, तो समानताएं कम हो जाती हैं। वैसे ही वंश पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ और चीता आते हैं, उसको फैलिस बिल्ली के साथ फैलिडी कुल में रखा जाता है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, वंश पैंथेरा, ठीक है, और फैलिस अलग अलग परिवार, अलग अलग वंश है, लेकिन आते एक ही परिवार के अंदर है जिसका नाम है फैलिडी कुल। तो इसी धारणा पे हम कहते हैं शेर बिल्ली की मौसी है, सॉरी बिल्ली शेर की मौसी, उल्टा बोल दिया मैंने, समझ में आ गया। तो ये अवधारणा बनी हुई है जिसकी वजह से अब वंश पैंथेरा जिसके अंदर शेर भी आता है, बाघ भी आता है, चीता भी आता है, उसको फैलिस बिल्ली के साथ फैलिडी कुल में रखा जाता है। बिल्ली का वंश अलग है, शेर, चीता, बाघ का वंश अलग है, लेकिन परिवार एक ही है। परिवार क्या है, फैलिडी कुल है। इस प्रकार यदि आप कुत्ते बिल्ली के लक्षण को देखें तो उसमें कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताएं दिखाई देंगी। उन्हें क्रमशः दो कुल है, कैनिडी और फैलिडी, मतलब कैनिडी के अंदर कुत्तों को रखा जाता है और फैलिडी के अंदर बिल्ली को रखा जाता है, ठीक है। अब आता है गण। अब जैसे गण के अंदर क्या आएंगे, अब गण के अंदर कुछ मिलने वाले कुछ आपके वंश आप गण के अंदर कुल आएंगे। देखिए आपने पहले भी देखा कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश, कुल समान तीन लक्षणों पर आधारित है।
प्राय गण एंड उच्च स्तर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूह के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह आते हैं। इसमें अब कुलों के समूह आते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं, उसमें से एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपके मान के चलो कि आपने जैसे कि आपने कुल के अंदर बहुत सारे वंश डाल दिए, कुल के अंदर बहुत सारे, एक ही कुल है, मान के चलो एक कुल है आपका फैलिडी, उसके अंदर आप एक कुल के अंदर फैलिडी भी है तो शेर भी है, चीता भी है, और उसके अंदर शेर भी है, चीता भी है और बाघ भी है, ठीक है, और उसके अंदर बिल्ली भी है। समानताएं कम है। अब आप देखिए शेर और बिल्ली की समानता आपको दिखाई देंगी, बहुत कम दिखाई देगी। शेर तो लोगों को भगा देता है, बिल्ली खुद भाग जाती है देख के इंसान को। तो व्यवस्थाएं आपको इस तरह से मिलेंगी। पादप कुल में पादप कुल जैसे कॉलिनोवेसी, सोलेनेसी को पॉलिनेसी गण में रखा गया। जैसे कि पादप के कुल हैं, बहुत सारे पादप के कुल आते हैं, जैसे कि कॉलिवुलिनेसी है, पॉलिनेसी है, उनको अलग अलग गण, जैसे सोलेनेसी को पॉलिनेसी गण में रखा गया है। इसकी मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जो मतलब जो फ्लावर जो होते हैं ना, उसका लक्षण है कि कैसी पुष्पों में समानताएं दिखाई देती हैं, पुष्पों का क्रम क्या है, उसके आधार पर रखा गया है। जबकि कार्निवोरा गण में फैलिडी और कैनिडी कुलों को रखा गया। मैंने क्या बताया था, फैलिडी के अंदर बिल्ली आते हैं, कैनिडी कुत्तों के अंदर आते हैं, दोनों अलग अलग कुल है, लेकिन अब उनका गुण मैच कर गया, गण उनके मैच कर गए, मतलब कुत्ते और बिल्ली का गण एक जैसा मिल गया। तो इनको अब रख दिया कार्निवेरा गण के अंदर। अब सोचिए, अब फैलिडी के अंदर क्या क्या आता है, फैलिडी के अंदर क्या आता है, फैलिडी एक कुल है जिसके अंदर बिल्ली भी आती है, शेर भी आता है, चीता भी आता है, बाघ भी आता है। कैनिडी के अंदर कुत्ते आते हैं, ठीक है, ये फैमिली की बता रहा हूँ मैं बात आपको। अब सोचिए, अगर आप कंपेयर करेंगे ना, मैच नहीं करेगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हो ना, स्तर ऐसे बढ़ता जा रहा है, कभी मैच करेगा ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अब हम केवल उनके समूह के आधार पर बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर विशेष जाति के आधार पर बात नहीं कर रहे, अब समूह के आधार पर बात की जा रही है। यहाँ पे एक जैसे समूह क्या है, एक फैलिडी, कैनिडी। तो हमने देखा फैलिडी और कैनिडी में क्या क्या समानता है, तो हमने कार्निवोरा गण के अंदर रख दिया।